वेलकम ऑल ऑफ यू रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी धनबाद ब्रांच। और मुझे तो बहुत खुशी है आप लोग साथ दे रहे हैं शुरुआत में। और बहुत लंबा रास्ता है, बहुत आसान रास्ता नहीं है। चैलेंजेस आर देयर और इस चैलेंज को लेकर आगे बढ़ना है। हर दिन उत्साहित रहना है, मोटिवेट होकर रहना है। हम लोग क्लास में बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे। हम आज शुरुआत करते हैं बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक्स से और इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लोर करते हैं। बाद में आप लोग की जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो क्लास के बाद भी पर्सनल अगर कोई ग्रीवियंसेस है हाउ टू प्रिपेयर तो वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन चूंकि आज इंडियन इकोनॉमिक्स को शुरू करना है तो हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, इनफैक्ट कि जेपीएससी में तो अब 200 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है। आज तक किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ नहीं कि 200 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का है। यूपीएससी में कहने के लिए 100 नंबर का इकोनॉमिक्स से आता है, इंडियन इकोनॉमिक्स से आता है, लेकिन ये कम से कम जो वेटेज है इकोनॉमिक्स का वो 250 प्लस मार्क्स का है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स जो है दैट विल हेल्प यू इन इंटरनेशनल रिलेशन आल्सो। इफ़ यू आर टॉकिंग द रिलेशन ऑफ इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया, यू नीड टू इंक्लूड इकोनॉमिक एंगल। आपको उसमें इनको इकोनॉमिक एंगल डालना पड़ेगा। इस तरह से इकोनॉमिक्स ऐसे में भी काम आता है। ऐसे जो होता है उसमें भी आपका इकोनॉमिक्स काम आता है। इफ़ यू हैव गुड कमांड ऑन इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, सोशोलॉजी, तो आपको इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, सोसाइटी ऐसे पेपर में भी हेल्पफुल होता है। इकोनॉमिक्स और इंडियन सोसाइटी दोनों मिलके यूपीएससी में जो उसका वेटेज हो जाता है वो कम से कम 500 प्लस हो जाता है। इतना ज़्यादा भी इकोनॉमिक्स डिमांड में है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। शुरुआत कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग अगर पहले से कुछ भी पढ़े होंगे तो जनरली कहते हैं क्या कि 6 to 10th, 6 to 12th एनसीईआरटी कर लिया जाए। ये आपने सुना होगा ना, और बहुत लोग पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी, पढ़ते भी हैं। 6 to 12th एनसीईआरटी। मान लीजिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 9th में एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स है, 10th में है, 11th में है और 12th में। 9th की एनसीईआरटी में आपका कुछ चैप्टर है जैसे ह्यूमन एज रिसोर्स, मानव एक संसाधन, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी एट्सेट्रा। उसी तरह 10th में है कुछ चैप्टर कंज्यूमर राइट वगैरह से रिलेटेड। 11th में 2 बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स का बुक। कहीं बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आता है, लेकिन अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्टैटिस्टिक्स का कोई रोल नहीं। और 12th में 2 बुक है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरिटिकल इकोनॉमिक्स होता है, जो कि किसी एग्ज़ाम में अगर आता भी है तो 12 साल में एक बार आता है, 10 साल में एक बार आएगा, मतलब कि उसका कोई यूज़ नहीं। अगर आप उस एक क्वेश्चन के लिए जो 12 साल में एक बार आता है उसके लिए अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप जुडिशियली काम नहीं कर रहे। दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू। You will read so much of theories, you need to revise that thing again and again, only then you will able to recall. अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। अननेसेसरी आपने एक बुक पढ़ा, उसको रिवीजन करने में समय स्पेंड कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में बार बार अगर रिवीजन नहीं होगा तो आपको रिकॉल भी नहीं होगा। और जब 12 साल में एक बार आ भी गया और उस समय एग्ज़ाम में वो आप गलत करके आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता नहीं है, तो रेगुलर में कोई भी इसको ध्यान नहीं रख पाता है। अब अगर कोई कह रहा है 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, 6 to 12th, तो अगर हम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किसी भी सब्जेक्ट में बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़े, बहुत लोग उसका नोट्स भी बनाते हैं,
बहुत समय बर्बाद कर देते हैं हम लोग। ये सब ना प्री 2010 के पहले ये स्ट्रैटेजी होती थी, प्री 2010 जब हम लोग प्रिपेयर करते थे यूपीएससी के लिए या जेपीएससी के लिए, और वो 5 ईयर प्लान होता था, 5 साल का लंबा प्लान बनाते थे कि पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर कोचिंग का नोट्स मिलेगा उसको पढ़ेंगे, और इस बीच में सोचते थे कि ऐसे करेंगे तो हम आईएएस बन जाएंगे। 5 साल 7 साल 8 साल तैयारी करने के बाद किसी को अगर बीच में सही गाइडेंस मिल गया तो वो बन पाता था, नहीं तो ये 5 ईयर प्लान ऐसे ही चलते जाता था। क्योंकि आप यूपीएससी में भी अगर देखेंगे तो यूपीएससी में कौन सा कोर सब्जेक्ट है, देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये सब कोर सब्जेक्ट है। और कोर सब्जेक्ट के अलावा जहाँ से आज की डेट में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इसका मतलब इफ़ यू वांट टू अप्रोच यूपीएससी यू नीड टू गो बियॉन्ड एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा स्कोप अब नहीं रहा, कंसेप्ट फिर भी यहीं पर है। अब इस कंसेप्ट को जितना जल्दी और जितना स्मार्टली हम लोग पढ़ें वो हमारे लिए यूज़फुल। अननेसेसरी इसके बुक्स को खरीदना, इसको पढ़ना, इससे नोट्स तैयार कर पाना, ये आज मॉडर्न कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने का ये स्ट्रैटेजी कभी सही साबित नहीं हो सकता। तो हम लोगों को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमने क्या किया है, आपको एक बुकलेट आज मिल जाएगा एनसीईआरटी का। उस सारे बुकलेट में मैंने एनसीईआरटी को कम्प्रीहेंड करके दे दिया है, और उस बुकलेट में आपको अगर एनसीईआरटी वो पुरानी एनसीईआरटी है जिसमें सब्सिडी की बात करी गई है या कोई स्कीम्स की बात की गई है और वो पुराना डाटा दिया हुआ है, पॉवर्टी का पुराना डाटा दिया हुआ है, तो आई हैव अपडेटेड ऑल द डाटा टिल येट। मैंने अभी तक जो भी डाटा है उसको मैंने अपडेट कर दिया है। मतलब एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पुराना डाटा मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने एक तरह से नई एनसीईआरटी लिख दी, उसमें आपको नए डाटास इंक्लूड कर दिए हैं, मतलब आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और वो बहुत कम्प्रीहेंडेड है, मतलब बहुत ही कम है। जैसे इस 9th का एनसीईआरटी में अगर ह्यूमन एज रिसोर्स, पॉवर्टी, 4 चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है। अब ह्यूमन एज रिसोर्स अगर एनसीईआरटी में 10 पेज है तो उसको मैंने 1.5 पेज में यहाँ लिख दिया है। पॉवर्टी अगर 15 पेज है, 18 पेज है तो उसको मैंने 3 पेज में यहाँ लिख दिया है। इसका मतलब पूरी 9th की एनसीईआरटी 10 पेज में आपका ये कवर हो। उसी तरह पूरा 10th का एनसीईआरटी, एक ही चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट ही है, ये 5 पेज में ही कवर हो गया है। उसी तरह 11th में जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यहाँ सारे चैप्टर्स पढ़ के मैंने आपको 2-2, 1-1 पेज में उसके सारे चैप्टर को कम्प्रीहेंड किया हुआ। 12th में माइक्रो को बिल्कुल छोड़ दिया है और मैक्रो में चैप्टर 3, 5 और 6 इसको मैं लेकर चला हूँ। यही आपके काम की चीज़ें। तो अननेसेसरी जो इम्पॉर्टेंट नहीं था उसको मैंने छोड़ दिया है। यही आपको बेस बनाने के काम में आएगा। इसका मतलब पूरी एनसीईआरटी को जब आप इसके चैप्टर्स को काउंट करोगे ना, जो मैंने वहाँ पर नोट्स में दिया है, तो यू विल फाइंड 11 चैप्टर्स टोटल। मतलब 11 चैप्टर में मैंने आपको सारी एनसीईआरटी पढ़ा दी। वही आपका बेस बनाएगा। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा परप्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 दिन में, 4 दिन में आप पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर लेंगे। क्लियर है? जो बड़ा बच्चा है, सीनियर बच्चा है, 1 दिन में ख़त्म कर सकता है। इतना इसको मैंने आसान बना दिया, और ये करना भी आपको क्या है, ज़रूरी। तो कोई भी, जैसे इकोनॉमिक्स में अगर हम शुरुआत करते हैं तो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी का जो गिस्ट होगा वो बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में, कम से कम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसके, इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिट 1 में आपको ये पढ़ाया जाएगा।
इंडियन इकोनॉमी का शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे? NCERT's few chapters concept related that will build your concept. दूसरा में concepts of economy. अब इसमें क्या समझते हैं आप लोग, जरा मैं देखता हूँ, कुछ लोग पढ़े हुए भी होंगे पहले से, मैं चर्चा करता हूँ। कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का अवधारणा, क्या समझते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी में, क्या इसमें होना चाहिए। जैसे आप लोग सभी लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हुए होंगे थोड़ा बहुत, अगर पढ़े हुए हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल चैलेंजेज बिफोर इंडिया राइट नाउ। भारत के सामने व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। डेवलपमेंटल चैलेंजेज को मैं और प्रिसाइजली बोल रहा हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे पुल नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, और मैंने उसको प्रिसाइसली क्या कह दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। भारत के सामने सबसे बड़ा आर्थिक समस्या क्या है अभी, बताइए सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मॉनेटरी का कुछ सोचिए, करप्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ये बोले इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल रहे। अच्छा एक बात बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वो बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या सोसाइटल प्रॉब्लम है? दोनों बोल सकते हैं। कैसे? चलिए आई एग्री। अब आप कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जो सिर्फ इकोनॉमिक हो। ऐसा भी हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और पॉपुलेशन वो तो है ही, फिर आप फंस गए। अगर आप देखिए चीज़ों को बोलने का तरीका देखिए, पॉपुलेशन अगर आप बोल रहे हैं इसका मतलब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं बतला रहे हैं, आप सोशल प्रॉब्लम बतला रहे हैं। अगर आपने पॉइंट बतलाया अनएम्प्लॉयमेंट, तो यू नीड टू टॉक अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक टर्म्स। इफ यू आर studying Indian economy, if you are writing answer writing in Indian economy paper, then you need to talk about unemployment in economic terms. अगर आप population बतला रहे हैं, population दोनों व्यू पॉइंट हो सकते हैं, सोसाइटल भी और इकोनॉमिक भी। ये जो population है इसको बर्डन माना जाता है, ठीक है। कहते हैं कि अगर जनसंख्या आपके पास ज़्यादा है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, ये बहुत तरह से सोशल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन की हम बात करते हैं और अनस्किल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दिस पॉपुलेशन इज़ हार्मिंग अवर सोसाइटी। लेकिन एक रीज़न यह भी है कि आपका ये पॉपुलेशन अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जीडीपी में तो ये आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एलैबोरेट करने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको किस तरह से हम बात करेंगे इकोनॉमिक के भाषा में, तो इसको जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में तो हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। पर कैपिटा इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर आपका पॉपुलेशन दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, तो आपका पर कैपिटा इनकम क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हुआ वो पर कैपिटा इनकम, और सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ये पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दैट विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट विल इंक्रीज चेन स्नैचिंग, दैट विल इंक्रीज एनार्की। तो एक तरह से सोसाइटी को हमने सामाजिक समस्याओं को लिंक कर दिया। जैसे ही हमसे पूछा गया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी, हम लोग जितनी भी समस्याएं, भारत के सामने समस्या का कमी नहीं है दोस्त, हम लोग समस्या बोलने लगते हैं। जैसे पॉपुलेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
पुल नहीं है, आने के लिए बस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम आता है बोल देते। लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इंटरव्यू में पूछेगा आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप क्या बताइएगा, 10 तो नहीं बताइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुद्रास्फीति भी हो सकता है। अब हम पूछ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताओ। और कुछ बोले तो बहुत सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम होना, एफडीआई कम होना, इन्वेस्टमेंट का कम होना, सेविंग का कम होना, इन्फ्लेशन का होना, कभी डिफ्लेशन हो जाता है। समझते हो इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब चीज़ों के दाम बढ़ना, मुद्रास्फीति कहते हैं उसको हिंदी में। प्रॉब्लम्स आर मेनी, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन and that is explained in your NCERT, the basic NCERT books। और उसमें पहला 9th का NCERT में लिखा हुआ है ह्यूमन एज रिसोर्स, ह्यूमन एज रिसोर्स, मानव एक संसाधन, मानव एक संसाधन। आप कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखो, उसका सब का जड़ ह्यूमन एज ए रिसोर्स। अगर यह ह्यूमन अनस्किल्ड रहता है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इसको आप हेल्थ से डिनाई करते हो, अगर आप इसको एजुकेशन से डिनाई करते हो, तो आपका जो पॉपुलेशन है, आपका जो ह्यूमन है, वो सब कुछ जो आपके पास रिसोर्स है ना, वो भी खराब कर देगा। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जगह ज़मीन होगी, आप बड़े बाप के बेटे होंगे, आपके पास धन दौलत होगा, और आप जो है पढ़ाई करना बंद कर दिए, गांजा पीने लगे। गांजा लोग भी पीता है आजकल, लड़का लोग, ठीक है। गांजा समझते हो? नहीं समझते हो? चिलम नहीं समझते हो? गैंग ऑफ वासेपुर नहीं देखे हो धनबाद के होके तुम लोग? ये सब अब जगह जमीन है आपके पास, बड़े बाप के बेटे हैं, खूब संपत्ति है, और आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करने लगे? नशा करने लगे। आपके पास जो जगह जमीन है, जो पैसा है, वो भी आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वैनिश हो जाएगा, आप बर्बाद कर देंगे, जुए में हार जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है और स्किल है, अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास क्या है? स्किल है, तो आप किसी भी जगह खड़ा होकर कमा सकते हैं। देखते हैं ट्रेन पे जब जाते रहते हैं आप, कोई तरह तरह की बातें बोल के आपको एक पेन, एक खिलौना, कुछ भी बेच देता है हंसते हंसते। वो अपने स्किल्स का ही तो खा रहा है। देखिएगा उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ रिसोर्स लेकर अपने स्किल की वजह से, हुनर की वजह से वो कमाकर खा रहा है। तो ह्यूमन एज ए रिसोर्स, इसको हम लोग अगर संसाधन के रूप में यूज़ ना करें तो हमारे साथ बहुत हर जगह हम फंसेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अनस्किल्ड पॉपुलेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अनस्किल्ड पॉपुलेशन। इसको किसी भी चीज़ से जोड़ो, पर कैपिटा इनकम कह रहे हो, अनस्किल्ड पॉपुलेशन रहेगा तो पर कैपिटा इनकम कम होगा या नहीं होगा? और बताओ और क्या समस्या है इंडियन इकोनॉमी में? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन रहेगा, पेइंग एबिलिटी कम रहेगी, तो किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे? दे विल डिमांड, दिस अनस्किल्ड पॉपुलेशन विल डिमांड, दे विल नॉट डिमांड, दे विल लिव इन स्लम्स फ्रॉम whom you will prepare road, transport, vehicle, electric vehicle, mobile phones। अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, दे विल नॉट डिमांड। एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर खड़ा रहेगा, दे विल नॉट डिमांड। अनस्किल्ड लोगों की शादी होगी? शादी नहीं होगी तो बीवी भी नहीं होगी, बीवी नहीं होगी तो डिमांड ही नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो ना एसी खरीदेगा, ना टीवी खरीदेगा, ना फ्रिज खरीदेगा। इकोनॉमी जो होगा वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी आपका तभी चलेगा जब आपका स्किल्ड पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा। क्या करेगा ये? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाकलाप। और ये आर्थिक क्रियाकलाप को समझने के लिए आप डिमांड समझ सकते हो।
जब आपका अस्किल्ड पॉपुलेशन, अस्किल्ड का मतलब जिस पॉपुलेशन को आपने कौशल दे दिया, नाउ दे विल डिमांड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कैसे होता है? हर कदम पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे ही आप घर से निकले, अभी आने के लिए बाइक यूज़ किए होंगे, ऑटो पे बैठे होंगे, 10-20 रुपये आप खर्च करके यहाँ तक आए होंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व और नॉट। आप नीचे उतरेंगे, कुछ खरीदेंगे, एक चिप्स का पैकेट ही खरीदे, कोचिंग आए, भूख लग गया, चिप्स का पैकेट खरीदे, है या नहीं? कोई फालतू काम भी करेंगे ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, फालतू भी काम करेंगे, किसी को देखने भी जाएंगे। सामने लड़का लोग ऐसा करता है ना, टाइम पास करने निकल गया, कहीं घूमने चला गया। अगर आप फालतू से फालतू काम कर रहे हैं ना, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तब एक्सेलरेट होगा जब आपका पॉपुलेशन अस्किल्ड होगा। ये अनअस्किल्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा फैलाव, एक्सपेंशन नहीं होगा। ओनली स्किल्ड, इफ इंडिया इज़ अ स्किल्ड पॉपुलेशन, इंडिया के पास अगर स्किल्ड पॉपुलेशन है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगा, आपका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से आपका जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है? इसका मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिफोर इंडियन इकोनॉमी टू प्रोवाइड अ स्किल टू योर अनस्किल्ड पॉपुलेशन। आप कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलिए, इन्फ्लेशन बोलिए, महंगाई बोलिए, महंगाई क्यों हो रही है, आप, मैं उसको जोड़ दूंगा अनस्किल्ड से। महंगाई क्यों हो रही है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है आपके पास, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास सेविंग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है अनस्किल्ड पॉपुलेशन। आपके पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आप सेविंग नहीं कर पाओगे। आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है? आपका पॉपुलेशन क्या है? अनस्किल्ड है। क्या देख के आपको इन्वेस्ट करेगा? आपने देखा है ना, एक मुन्ना भाई वाला मूवी में दिखाता है पुअर इंडिया, हंग्री इंडिया, और फोटो क्लिक कर रहा होता है। वो पुअर इंडिया, हंग्री इंडिया देख के कोई भी बाहर का आदमी इधर इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब आप इंडिया में दिखाएंगे बाहर, जिसको मोदी रिप्रेजेंट करता है बार बार, मोदी को देखिएगा, कॉन्क्लेव, मीटिंग, समिट जब भी करवाएगा तो इस तरह से इंडिया को प्रेजेंट करता है कि इंडिया का बेटर प्रोस्पेक्ट दिखे। भारत जो है, इंडिया जो है, अपनी गरीबी को भी कम करके दिखाता है दुनिया के सामने। यह भी एक रीज़न है क्यों गरीबी को कम करके दिखाता है, क्योंकि बाहर वाला मेरे पास इन्वेस्ट करे। अगर आपका पॉपुलेशन अनस्किल्ड है, पुअर है, तो आपको कोई यहाँ पर निवेश करने वाला भी नहीं मिलेगा। अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, डिमांड नहीं करेगा मान लीजिए, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? हाथ बंद करके बैठ जाएगा। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, कहेगा कि अभी मार्केट सही नहीं है, प्रोड्यूस नहीं कर। किसी चीज़ की स्कार्सिटी हो गई, हो सकता है उस वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाए। इन्फ्लेशन के और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन इस तरह से भी एक रीजन हो सकता है। इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई जब मैच नहीं करेगा तो इन्फ्लेशन आपका हो जाएगा। उसमें एक तरफ से अनस्किल्ड पॉपुलेशन अगर डिमांड नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो एनसीईआरटी के 9th चैप्टर में दिया हुआ है, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। आप कभी भी इस चैप्टर का ऑब्जर्वेशन नहीं किए होंगे, आप उसको पढ़े होंगे, मानव एक संसाधन, पॉपुलेशन को हमें स्किल देना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, इससे जीडीपी बढ़ता है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ता है। लेकिन कभी आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि वाई एनसीईआरटी इंक्लूडेड ह्यूमन एज ए रिसोर्स एज ए फर्स्ट चैप्टर इन इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। अगर इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, आज कंट्री क्या है, किस पोजीशन में है जी? डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश बोलते हैं। आपका यूथ पॉपुलेशन है, 15 से 59 एज ग्रुप के जो भी लोग हैं वो क्या है? यूथ पॉपुलेशन। यही लोग काम कर रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं इसको। हमारे पास ताकत है कि इंडिया के पास क्या है? यंग पॉपुलेशन। और यह यंग पॉपुलेशन अगर अनस्किल्ड रहेगा तो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा? तो ये समस्या है। इसीलिए एनसीईआरटी के 9th चैप्टर में ह्यूमन एज ए रिसोर्स को आपको समझाया है।
इस एक पॉइंट को पता नहीं कितनी जगह आप मल्टी डिसिप्लिनरी यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी में कहीं भी। अब आपके पास ना एक हथियार आ गया, एक कंसेप्ट आ गया, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी को रीड करना नहीं होता है, एनसीईआरटी को क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, अवलोकन करना होता है। इसी के साथ जब इसको एक्सप्लेन किया है तो इसके साथ एक एक्सप्लेन किया है डिवीजन ऑफ लेबर, एक एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाकलाप। तो जस्ट ह्यूमन एज ए रिसोर्स के बाद बतलाया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि आपका इंडियन इकोनॉमी तभी बढ़ेगा व्हेन मोर एंड मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। और ये करेगा कौन, तो ये करेगा पॉपुलेशन। इसलिए पॉपुलेशन एज जिसको हम लोग बर्डन समझते हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम समझते हैं, अगर हम उसको स्किल दे दिए तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा एंड दैट विल एक्सेलरेट अवर जीडीपी। इसलिए पहले पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स बतलाया, फिर क्या एनसीईआरटी में पिक किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पिक किया। आपको यह समझाने का कोशिश किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तभी बढ़ेगा जब आपका पॉपुलेशन स्किल्ड होगा। तीसरा जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी में उसी चैप्टर में है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर का। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब समझते हैं, श्रम विभाजन। क्या होता है श्रम विभाजन? जैसे टीचर पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स वाला मास्टर इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़ाएगा, श्रम विभाजन ये। और कोई श्रम विभाजन को इसको अलग ढंग से कुछ और बोलना चाहिए? चलिए ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। और कोई डिवीजन ऑफ लेबर? ठीक, यू आर थिंकिंग फ्रॉम ए फर्म साइड, you are thinking from an individual side. If you are reading Indian economy, you need to absorb from macro side, economy as a whole. आप यह देखिए, यह सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसे डिवीजन ऑफ लेबर आज की डेट में हमारे लिए चैलेंज बना। डिवीजन ऑफ लेबर सिंपली है जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा काम दिया जाए। फैक्ट्री वाले कैसे यूज़ करते हैं, अनस्किल्ड है, चलो जी साइड हो, लाइन में लोग, चलो चलो पत्थर तोड़ो, ईंट ढो। स्किल्ड है, चलो कंप्यूटर पे बैठो। ऐसे ही ना काम होता है। तो ऐसे कौन यूज़ करता है? फर्म। मुझे कहिएगा इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जो स्मार्ट रहेगा मैं उसको ऑफिस में चेयर दूंगा, जो नॉन स्किल्ड रहेगा, जो स्मार्ट नहीं रहेगा उसको मैं कहूँगा चलो गेट के बाहर सलाम करने के लिए खड़े रहो। है या नहीं? इकोनॉमी में ये डिवीजन ऑफ लेबर एनसीईआरटी में पॉपुलेशन के साथ क्यों दिया पता है? एक एस्पेक्ट मिसिंग है आप लोगों के कंसेप्ट से। वो डिवीजन ऑफ लेबर है मैन एंड विमेन। द हाफ ऑफ आवर वर्क फोर्स इज विमेन। भारत में अगर 100 महिला पुरुष है तो 50 महिला है तो 50 पुरुष है। चलो सेक्स रेशियो में थोड़ा ऊपर नीचे है तो 60 महिला है 40 पुरुष है। कहने के लिए है या ऐसा या नहीं? ऐसा ही है ना सेक्स रेशियो हमारा। महिलाएं थोड़ी बहुत क्या हैं, ज़्यादा हैं, और पुरुष क्या हैं, कम है। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ आवर वर्क फोर्स इज विमेन। लेकिन वो कहाँ हैं? महिलाएं कहाँ हैं? कहाँ हैं महिलाएं? घर में रोटी बेल रही, घर में पोछा लगा रही, घर में बच्चे पाल रही हैं। और उनको कहा क्या जा रहा है? तो तुम लोग यूनिक हो कि आके बैठी हुई हो। और उनको कहा क्या जा रहा है कि आप इसी के लिए बने, घर में रहिए। तो घर में रहिए इसका मतलब हाफ ऑफ द वर्क फोर्स इंगेज्ड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप अपने भाई को पानी दे रहे हैं, पिताजी को खाना दे रहे हैं, घर में पोछा लगा रहे हैं। आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। दैट विल जनरेट जीडीपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। अगर सैलरी दी जाती तभी वो जाके जीडीपी में ऐड होता। इंडिया में द अनदर प्रॉब्लम इज कि हाफ ऑफ आवर वर्क फोर्स, विमेन वर्क फोर्स, इज आउटसाइड वर्किंग एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। तो हमने देखा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारे लिए बून है या बैन है? तो पॉपुलेशन हमारे लिए
बून और बैन डिपेंड करता है कि अगर हम उस पॉपुलेशन को स्किल देंगे तो वो हमारे लिए वरदान होगा, अगर नहीं देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। उसी से हमारा पर कैपिटा इनकम भी क्या होगा, डाउन होगा। अगर हम उस पॉपुलेशन को स्किल देंगे तो हमारा अपने आप काम बढ़ता है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि दिन दुना रात चौगुना हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाना है। We need to think of our family planning also. That is another thing. We will talk on family planning in Indian society subject. उसके आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन को चैलेंज लेता है कि यह हमारे लिए खतरा है, गलत है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ज्योमेट्रिकली बढ़ता है, पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ते गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम तभी प्रॉब्लम होगा जब वह पॉपुलेशन अनस्किल्ड होगा। और दूसरा, पॉपुलेशन में आधी महिलाएं भी हैं, और डिवीज़न ऑफ लेबर में आपको यह समझना है कि आधा वर्कफोर्स पुरुष है तो आधा क्या है, महिला है। वो हम संगठित, असंगठित, स्किल्ड, अनस्किल्ड फर्म के साइड से सोच रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी एज ए होल के लिए हम देख रहे हैं कि मेरा आधा वर्कफोर्स क्या है, पुरुष है, और आधा महिला है। और आधे लोगों को, आधे महिलाओं को, आधे वर्कफोर्स को हमने लिमिटेड उनका रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप घर में रहो, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में रहो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगा दिया। इसका मतलब दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू GDP। So the second most important problem before Indian economy is the unbalanced division of labor. We need to educate our female workforce. We need to provide a skill to our female workforce. पहले तो हो ही गया कि ठीक है, पॉपुलेशन को क्या देना है, स्किल देना है, ह्यूमन कैपिटल बनाना है, उसको मानव पूंजी बनाना है। मानव पूंजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन है, पैसा है और दिमाग नहीं है तो उसको सब चीज़ आप जुए में जाकर हार जाएंगे। इसीलिए मानव पूंजी इंपॉर्टेंट है, स्किल देना इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, नेक्स्ट लेवल में क्या कर देते हैं कि पुरुष को तो दे रहे हैं लेकिन महिला को नहीं दे। तो द नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज इज वी नीड टू बैलेंस द डिवीजन ऑफ लेबर। इसीलिए ये NCERT में बताया है आपको। ये 2 पॉइंट ना मल्टी डिसिप्लिनरी कहीं भी काम आएगा। आप हमेशा इस तरह के पॉइंट्स को आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है और इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं, इसको कोई रिलेट नहीं करता है आंसर राइटिंग में। आपसे जैसे ही पूछा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है तो इन्फ्लेशन बोल दिया, पॉपुलेशन बोल दिया। भाई पॉपुलेशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं। इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है भी तो वो किसी न किसी के कारण की वजह से है। डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ है, उसकी वजह से है। कभी सप्लाई में कांस्टेंट हो गया होगा, सप्लाई में क्या हो गया होगा, रुकावट हो गया होगा, तो इन्फ्लेशन हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ होगा, कोई ना कोई बॉटलनेक्स हुए होंगे जिसकी वजह। और वो बॉटलनेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर ह्यूमन पॉपुलेशन। इनका बिहेवियर बदलता है, ये कंज्यूमर है ना। अब वरुण धवन बनियान पहन के निकल गया एक सॉन्ग में, अब पर्टिकुलर टाइप ऑफ बनियान का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तो ट्रेंड है, कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होता है। किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है, किसी चीज़ का उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ पाया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। आपको पता है ये एक जो पैंट हम लोग 400, 500, 1000, 1200, 1500 रुपये का पहनते हैं, ये 22,000 का भी मिलता है, 1 लाख का भी मिलता है। कैसे इसका प्राइस 1 लाख तक चला जाता है? क्या ये रियली में ये वर्थ है 1 लाख का? कभी कभी कोई पर्सनालिटी को देखिएगा, बॉलीवुड पर्सनालिटी को, तो कहेगा ना कि वो 50 लाख का कपड़ा पहने हुए। वो 50 लाख का कपड़ा कैसे हो जाता है? वो बिहेवियर से होता है, कंज्यूमर बिहेवियर से। तो इन्फ्लेशन भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बिकॉज ऑफ दीज कंज्यूमर बिहेवियर। ये स्किल्ड रहेगा। क्यों बॉलीवुड सेलिब्रिटी ही 50 लाख का पहन रहा है? वहाँ पर ही महंगा है ना वो। मेरे लिए तो महंगा नहीं है, मेरा तो 1000 रुपये का पैंट, 800 रुपये का शर्ट, 1800 रुपये में काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो 50 लाख का क्यों है? क्योंकि वो सेट जो है वो डिफरेंट है। वो ह्यूमन सेट क्या है, वो डिफरेंट है। उसका बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है।
वो स्किल्ड है, इनोवेटिव है, एडवांस्ड है, ही कैन पे मोर, ही कैन डिमांड डिफरेंटली, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन का लेवल अलग हो गया। इनकम ज़्यादा जनरेट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, फैशन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वो सेट है अलग। हम पॉपुलेशन जो हैं वो अलग अलग क्या हैं, सेट हैं। आपने बांट दिया स्किल्ड अनस्किल्ड, आप ये समझ गए कि अस्किल्ड रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा, जीडीपी बढ़ाएगा, डिमांड करेगा। उसी तरह अस्किल्ड पॉपुलेशन में बॉलीवुड पर्सनालिटी एक आ गया, मान लीजिए फैशनेबल है, ही कैन पे मोर, उसका अलग सेट हो गया, उसने बिहेवियर को क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिहेवियर को बदल दिया। तो जो भी चीज़ें हैं इकोनॉमी में वो शुरुआत यहीं से होती है, ह्यूमन से, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। फर्स्ट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि वी आर ए रिसोर्स फॉर आवर नेशन। तो आवर नेशंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव अस हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल, और इसके बाद वी विल इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वी विल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। द सेकेंड मोस्ट थिंग वी नीड टू रियलाइज, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों को समझना है वो यह है कि हाफ ऑफ आवर वर्क फोर्स इज विमेन, सो वी नीड टू प्रोवाइड ए बैलेंस इन आवर डिवीजन ऑफ लेबर। हमें अपने श्रम विभाजन पर भी ध्यान देना होगा, हमें अपने महिलाओं को भी स्किल देना होगा। यह नहीं कि पुरुष को स्किल देकर छोड़ दिए, ऐसे तो महिलाएं रह जाएंगी, तो आपका ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा। क्लियर है या नहीं? यहाँ से एनसीईआरटी शुरुआत होता है। ह्यूमन एज ए रिसोर्स को समझाया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझाया गया है, डिवीज़न ऑफ लेबर को समझाया गया है। इसके बाद आपको इकोनॉमिक सेक्टर्स को बताया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब सोचिए कि एनसीईआरटी में ये सेक्टर्स क्यों बतला रहा है। कोई भी ह्यूमन है वो कहाँ पर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में काम कर रहा है। ये आप एजुकेशन सेक्टर में हैं अभी। आप अगर अपना घर मकान बनवा रहे होंगे तो आप कहाँ होंगे, रियल सेक्टर में होंगे। आप जब बैंक में जाते हैं तो आप किस सेक्टर में होते हैं, बैंकिंग सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अगर आप कहीं घूमने गए, हॉलीडे मनाने गए, तो आप किस सेक्टर में हैं, टूरिज्म सेक्टर में है, जिसको टर्शियरी सेक्टर में रखा है। जो भी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो भी हमारा पॉपुलेशन आर्थिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व है, ये आर्थिक क्रियाकलाप किसी न किसी सेक्टर में हो रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, सेक्टर। तो देखिए एनसीईआरटी कैसे लिंक दे रहा है। पहले समझाया ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ये मानव जो है, मनुष्य जो है, ये नाचेगा कहाँ, इसका ये ओपन फील्ड है, ये यहीं पर काम करेगा, ये स्पेस में नहीं जाएगा, चांद पर नहीं जाएगा। इसका जो वर्क प्लेस है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसलिए इसको नेक्स्ट में आपको ये समझाया है कि ह्यूमन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा वो किसी न किसी सेक्टर में करेगा। तो सेक्टर में करेगा, क्यों बनाया, नहीं भी बनाता, क्यों इसको हम लोग प्राइमरी कहे, सेकेंडरी कहे, टर्शियरी कहे। हम लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ना रुपीज़ टर्म में मेज़र करते हैं, और यही जो रुपीज़ है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी। अगर हम सेक्टर में नहीं बांटेंगे ना तो हौच-पौच हो जाएगा। हम लोग फिर इस रुपीज़ को, इस रुपीज़ को, इस रुपीज़ को ना ओवरलैप कर देंगे। अगर 10 रुपया हमारा प्राइमरी सेक्टर में है, इसी 10 रुपये को हम शायद यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा, ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। किसी चीज़ को हम यहाँ भी काउंट कर लेंगे तो किसी चीज़ को हम मान रहे हैं कि हमने कमाया, कोई सोचेगा कि इसको किसी और ने कमाया। तो ज़रूरी है कि सेक्टर्स में बांटा जाए ताकि हमारा मेज़रमेंट जो है वह आसान हो जाए। यहाँ पर डाल दिया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड चीज़ को, फॉरेस्ट्री को, फिशरीज़ को, जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो सेक्टर कच्चा माल प्रोवाइड करता है, सेक्टर विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, उसको हमने कहा क्या,
प्राइमरी। माइनिंग हमारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है या नहीं करता है? तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलें। खनन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, उसको बोलें या नहीं बोलें? नहीं बोलें। क्यों नहीं बोलें? रॉ मटेरियल डिफिनीशन क्या है प्राइमरी सेक्टर का? कि जो कच्चा माल प्रोवाइड करे, विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। डिफिनीशन यही कहता है। हाँ, खनन करते हैं, जैसे लौह अयस्क निकाले, कोई भी कोयला निकाले, जो भी हम निकाले वो कहाँ जाता है? इंडस्ट्री में जाता है, वो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद अपना उसका काम होता है। तो चूंकि माइनिंग जो है रॉ मटेरियल, इसी तरह एग्रीकल्चर क्या करता है? एग्रीकल्चर धान निकाल के दिया, अब धान से आप चूड़ा बनाइए, चावल बनाइए, उसको सुखा के पापड़ बनाइए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन कृषि ने क्या किया? आपको रॉ मटेरियल दिया, और उससे वो इंडस्ट्री में जब वो रॉ मटेरियल गया तो वहाँ पर पापड़, चावल, चूड़ा जो भी बनना है वो बना। तो विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, जंगल भी कुछ आपको रॉ मटेरियल देता है, उत्पाद देता है। मान लो रुई बनाने वाला मिल गया, कपास मिल गया, उससे कपड़ा बन रहा है। फ्रूट्स दे दिया, उसको प्रोसेस करके हम लोग जूस पी रहे हैं, है ना। बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, टिम्बर है, फर्नीचर बन रहा है। फिशरीज है, मछली खा रहे हैं, रॉ मटेरियल जा रहा है इंडस्ट्री में, फिर मच्छी फ्राई बिक रहा है अपना रेस्टोरेंट में। तो ये सब हमारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हमारा किस चीज़ में है? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में भी हम लोग माइनिंग को रखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर, जहाँ ये कच्चा माल मिला और इस कच्चे माल को जहाँ हम प्रोसेस करेंगे, विनिर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्टर। तो हम कह रहे हैं कि माइनिंग को भी यहाँ करें, ये एक्सेप्शन है। इसको ऐसा इसलिए करते हैं कि माइनिंग अपने आप में जो है ना, वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, आपके ट्रैक्टर हैं, बैल है, खेत है। इंडिया में फार्मिंग बहुत ज़्यादा देखिए कॉरपोरेट लेवल पर नहीं होता है। फार्मिंग किस लेवल पर होता है? इंडिविजुअल लेवल पर होता है। आप लोग अपना खेत में उपज पैदा किए, नज़दीक के मंडी में जाकर बेच दिए, जो बेचे वहाँ वो रुपीज़ जो हो गया वो जीडीपी में आपका क्या हो गया? ऐड हो गया। लेकिन जो इंडस्ट्री में जो माइनिंग का जो एक्सट्रैक्शन का जो लेवल है ना, वो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं। एग्रीकल्चर का भी लेवल बड़ा है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं होता है। कॉरपोरेट करता तो क्या करता? मान लो आम लगवा रहा है, बगीचा, आम से अचार बनवा रहा है, उसको सीधे एक्सपोर्ट कर दे रहा है, सीधे एक्सपोर्ट कर दे रहा है, तो वो एक इंडस्ट्री का लेवल होगा या नहीं? आज की डेट में देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसका लेवल जो है वह बड़ा हो गया, उसका जो नेचर है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, वो हमारा इंडस्ट्री का रूप ले लिया। अभी तक एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री नहीं बोल। कॉरपोरेट फार्मिंग जिस दिन इंट्रोड्यूस हो जाएगा उस दिन वो भी ओवरलैप करेगा, प्राइमरी सेक्टर में भी और इंडस्ट्री सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कॉमनली बोलते हैं, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कॉमनली बोलते हैं। ठीक है। अब माइनिंग का चूंकि रूप इतना बड़ा हो गया है, दैट्स व्हाई वी ट्रीट माइनिंग इन सेकेंडरी सेक्टर आल्सो। जहाँ जीडीपी निकालने की बात होती है वहाँ माइनिंग को हम सेकेंडरी में खींच कर ले आते हैं। लेकिन बेसिकली डिफिनीशन के वाइज हमारा माइनिंग कहाँ है? प्राइमरी में। स्वभाव से माइनिंग क्या है? प्राइमरी सेक्टर। उसका स्वभाव कैसा है? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन चूंकि प्राइमरी में जीडीपी हम उसका कैलकुलेट, अब कितना किलो निकाला कोयला ऐसा देखते हैं, ट्रक के ट्रक कोयला निकल रहा है, बड़े बड़े माइनिंग का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है? बहुत ज़्यादा। तो उसका इंडस्ट्री, जब हम उसका जीडीपी निकालने लगते हैं तो हम उसको कहाँ ट्रीट करते हैं? यही इम्पॉर्टेंट रीजन है वाई माइनिंग इज हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो।
अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन माइनिंग विल बी इन प्राइमरी सेक्टर, स्वभाव से वह यहाँ पर होगा, लेकिन अपने एक्सटेंसिव स्वरूप की वजह से, चूँकि उसका जीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंस है, उसका एरिया ऑफ वर्किंग का जो कैपिटलाइजेशन है उसका वो जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसको कहाँ ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी से। बाकी की जो सेवाएं बची, टूरिज़्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल, एजुकेशन, रियल सेक्टर, ये सब कहाँ पर है, टर्शियरी सेक्टर। तो हमने पहले ह्यूमन को समझा, ह्यूमन को स्किल अनस्किल ये समझा, यह समझा कि डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ इम्पॉर्टेंट, वीमेन शुड अलाउड एजुकेशन एंड स्किल। फिर उनको हम लोगों ने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में वो डिफरेंट जगह काम करेंगे। जीडीपी को मापने के लिए हमें ये सेक्टर्स का पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने ये 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो आप क्या बताएंगे? इतना चीज़ पढ़ने के बाद अगर मैं आपको पूछूं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहा था, वेल्थ और फाइनेंस को एक सेंटर पॉइंट में रखा जा रहा है ताकि नेशन का इक्विटी डेवलप हो सके। एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है इसमें कोई थॉट प्रोसेस है? अगर कोई व्यक्ति है, महिला है, शिक्षा दिया जा रहा है, पुरुष है, शिक्षा दिया जा रहा है, कहीं वो खेत में काम कर रहा है, कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कितना इनपुट लेबर चाहिए, कितना टेक्नोलॉजी चाहिए, ये हम लोग सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? हम लोगों का कुछ कॉम्बिनेशन होता है। होटल भी बुक करते हैं तो सस्ता महंगा होटल देख के बुक करते हैं। इसका मतलब इन सारे सेक्टर्स में ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू प्रिंसिपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू प्रिंसिपल्स वी आर वर्किंग। हम लोग हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, हम लोग कुछ सिद्धांत पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। फ्यू प्रिंसिपल्स आर देयर। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, क्रिकेट देखे हो ना, क्रिकेट में खेल रहा है 11-11, 22 बैट्समैन, 22 बॉलर सब मिलके खेल रहा है। दे आर प्लेइंग विथ सम रूल्स और विदाउट रूल्स? विथ रूल्स। इकोनॉमिक्स को रिलेट करो, ये जो सेक्टर है ये प्लेग्राउंड, ये क्या है? प्लेग्राउंड। और यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। बिना रूल्स के घर से निकलते हैं, ऑटो वाले भैया कितना लोगे, तो कहेगा 10 रुपये, नहीं 5 रुपये में चलो। आप क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन, यू आर बार्गेनिंग। आप 5 रुपये अपना सेविंग करना चाह रहे हैं, बचत करना चाह रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या हो गया? सेविंग। देयर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू सेव मोर, यह प्रिंसिपल होगा या नहीं? इसी तरह कहीं पर आप इन्वेस्ट भी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करें, बैंक में करें, शेयर में लगाएं, तो जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं या नहीं? हवा में बात करते हैं। आपको कोई बोलेगा कि शेयर में लगा दो तो लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। आप सोचेंगे कि ये मुझे रिटर्न ज़्यादा देगा या नहीं देगा। इसका मतलब ये कुछ प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस तरह से क्रिकेट में कुछ रूल्स के साथ वहाँ लोग खेल रहे हैं, उसी तरह इस पूरे सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल इन्वॉल्व। एक भी बार बिना, जब भी आप सोचते हैं, जब भी आप कोई एक्शन लेते, आप यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिए तो आप कुछ सोचेंगे ज़रूर कि ये मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये प्रिंसिपल आपके लिए, ये छोटा छोटा प्रिंसिपल है। और जब कोई बड़ी कंपनी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करती है, वो भी तो प्रोस एंड कॉन्स सोचा होगा। मैंने भी अगर धनबाद सेंटर में इतना रुपया लगाया है तो मैंने भी तो प्रोस एंड कॉन्स सोचा होगा। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व एवरीवेयर। एक छोटा चाय पान सिगरेट वाला भी अगर सिगरेट गुटखा बेचता है तो वो सोचता है कि हम किस ब्रांड का लाएं, कौन ज़्यादा बिका। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व। कोई भी छोटा शॉपकीपर, बड़ा शॉपकीपर, उसी तरह इकोनॉमी एज ए होल, कोई नेशन अगर सोचता है कि हम तोप प्रोड्यूस करें या सुई, वह भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ही सोच के डिसाइड करता है। कहता है ना
कि अर्णव गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत। तो भाई पूछता है भारत क्या, किस आधार पर आपने ये डिसीजन लिया? मोदी से क्या पूछते हो? यही पूछते हो ना कि किस आधार पर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पैसा दे रहे हो, किसानों को मदद नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसान भी आत्महत्या कर रहा है। तो आपका आधार क्या है, किस प्रिंसिपल पे आप काम कर रहे हो? आप सवाल पूछते हो किस आधार पर आप कॉरपोरेट को लोन वेवर कर रहे हो? आपने देखा ना 4 लाख 4.5 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट को लोन वेवर कर दिया। तो भाई किसान को सब्सिडी क्यों नहीं? किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको मुआवजा क्यों नहीं? गेटिंग और नॉट? इसका मतलब कोई भी डिसीजन कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर इस सेक्टर्स में लिए जाते हैं। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व। तो दिस इज द प्लेग्राउंड एंड वी आर प्लेइंग विथ फ्यू प्रिंसिपल्स। हम लोगों के लिए छोटा मोटा प्रिंसिपल होगा, हम लोग तो छोटे लोग हैं, छोटी बातें करते हैं, कहाँ फायदा होगा कहाँ नुकसान होगा। इसी तरह एक देश के लिए कितना प्रिंसिपल होगा, एक कंपनी के लिए कितना प्रिंसिपल होगा, बहुत सारा। ये हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल यहां पर इन्वॉल्व। दिस इज द प्लेग्राउंड एंड वी आर इन्वॉल्व विथ सम प्रिंसिपल्स। दिस इज अवर प्लेग्राउंड। दिस प्लेग्राउंड इज योर इकोनॉमी एंड दिस प्रिंसिपल इज योर इकोनॉमिक्स। क्या कहे, ये जो खेल का मैदान है ये क्या है? इन्हें सपोज करो ये खेल का मैदान को मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, ये भारत का नक्शा बन गया जी। ये खेल का मैदान क्या हो गया? भारत। भारत देश में कुछ प्रिंसिपल के आधार पर हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? तो जो प्रिंसिपल इस क्षेत्र में लगा हुआ है, इस बाउंड्री में लगा हुआ है, दैट इज अवर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और जो प्रिंसिपल है उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। वो है अर्थशास्त्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस चीज से चल रही है? अर्थशास्त्र से चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से चल। इंडियन इकोनॉमी इज रनिंग ऑन फ्यू प्रिंसिपल्स एंड दैट प्रिंसिपल इज अवर इकोनॉमिक्स। आज इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है और मैं पहले क्लास में समझाना चाह रहा हूँ। लोग पढ़ लेते हैं, यूपीएससी वाले से पूछना जो 8 साल से तैयारी कर रहा है, बताओ बाबू इकोनॉमिक्स होता क्या है? वो कहेगा मिश्रा पूरी पढ़ लिए, दत्त सुंदरम पढ़ लिए, उमा कपिला पढ़ लिए, और इकोनॉमिक्स होता क्या है उसको पता नहीं। आप अगर कंसेप्ट को नहीं पकड़ेंगे ना, आपको आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। ये पहला क्लास है, बेसिक कंसेप्ट है। और कहाँ पर है ये सब दिया हुआ? आपके एनसीईआरटी में। लेकिन एनसीईआरटी जाके आप पढ़ोगे ना, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ये मिलेंगी कब? जब मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। यू विल रिलेट देन योर एनसीईआरटी। अरे यही तो यार लिखा था, हम तो समझ ही नहीं रहे थे, 4 बार पढ़ लिए, उसमें लाल लाल निशान लगा दिए, गोल गोल कर दिए, लाल पीला नीला सब कर दिए, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझे। तो अब कोई पूछेगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब आप माँ अगर आपको 10 रुपये देगी, कहेगी जाओ जीरा ले आओ, जाओ सरसों ले आओ, वहाँ भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व। आप घर से निकल के ऑटो पे भी चढ़ रहे हैं, वहाँ भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व। हर जगह इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व। अब धनबाद का धनबाद की अर्थव्यवस्था क्या होगी? धनबाद का जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगा, जिन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहा होगा, वो धनबाद का अर्थशास्त्र कहलाएगा। और धनबाद का जो पूरा क्षेत्र होगा वहाँ वो धनबाद की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स एट प्ले इन ए सर्टेन रीजन। इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स एट प्ले इन ए सर्टेन रीजन। इकोनॉमिक्स एट प्ले in a certain region, that is, अगर वह रीजन इंडिया है तो वह कहलाएगा इंडियन इकोनॉमी। और ये हो गया आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या हो गया? प्रिंसिपल। जिन सिद्धांतों को भारत यूज कर रहा है वो अर्थशास्त्र,
और जहाँ यूज हो रहा है वह अर्थव्यवस्था। भारत में हो रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था, धनबाद में हो रहा है तो धनबाद की अर्थव्यवस्था। क्लियर है? तो आप हाँ बोलिए। इकोनॉमी हो सकता है क्या ये, मतलब इसका जो मेन मोटो है वो वेलफेयर ऑफ द नेशन है, और उसका जो प्रिंसिपल काम है वो इकोनॉमिक्स होता है। बोल सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझे? अब आप जो बोले हैं हम उसको समझा रहे हैं। वेलफेयर ऑफ नेशन, और कुछ बोले थे आप वेलफेयर ऑफ नेशन के अलावा? वेलफेयर ऑफ नेशन, वेलफेयर ऑफ नेशन, वेलफेयर ऑफ वेल्थ एंड फाइनेंस, मतलब नेशन का वेल्थ और फाइनेंस के भी। ठीक है, ये कोई इशू नहीं। अगर राष्ट्र का कल्याण होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर कुछ अच्छे सिद्धांतों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इकोनॉमिक गेन होगा या नहीं? अल्टीमेटली वी आर यूजिंग दिस प्रिंसिपल फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमी। तो आप तो वही चीज कह रहे हैं, लेकिन आपका यह चीज रटा हुआ है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज टॉकिंग अबाउट वेल्थ ऑफ नेशन ब्ला ब्ला ब्ला। एडम स्मिथ जो बाबा जमाने में दिया है डिफिनीशन, वो हम लोग रट रहे हैं। भाई रटने की क्या जरूरत? इकोनॉमिक्स एट प्ले इन ए सर्टेन रीजन। और व्हाई दिस प्रिंसिपल? बिकॉज वी नीड वेलफेयर, चाहे वो नेशन का हो चाहे इंडिविजुअल। आप अपने लाइफ में इकोनॉमिक्स का क्यों यूज करते हैं? टैक्सी वाला से ऑटो वाला से पूछते हैं ना कि कितना लेगा, पूछ के तब बैठते हैं। अब बिना पूछे महाराजा जैसा पूछेगा तो पैंट शर्ट खुलवा लेगा वो। इसलिए अल्टीमेटली ये तो होना ही है। रटने पे मत जाइए, कंसेप्ट को पकड़िए। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये फर्स्ट चैप्टर में ये आपका बात चल रहा है, रिसोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब आपको समझाया है। दूसरे चैप्टर में आपका आ गया है पॉवर्टी। क्या आ गया है? पॉवर्टी, गरीबी। हर एक चैप्टर जो है ना वो एक दूसरे से लिंक, हर एक चैप्टर। एनसीईआरटी का खूबसूरती यही है, द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी इज दैट you will understand the whole economy through NCERT। सारा कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है, सारा कंसेप्ट। मैं आपको NCERT पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद यूनिट 2 में मैं कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। आप देखेंगे ना कि सारा NCERT वाला कंसेप्ट रिलेट हो रहा है। यूनिट 3 में मैं आपको मेंस स्पेसिफिक पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस में रिजिडली लिखा हुआ है। फिर यूनिट 4 में मैं आपको MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगा, और यूनिट 5 में मेंस आंसर राइटिंग करवाऊंगा, जहाँ कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका बॉडी क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ये मैं आपको बतलाऊंगा। इस तरह से कोई भी पेपर हम आपको 5 यूनिट में पढ़ाएंगे। यूनिट 1 2 यूनिट 5। यूनिट 1 में NCERT, 2 में कंसेप्ट्स, फिर यूनिट 3 में मेंस स्पेसिफिक, यूनिट 4 में लॉट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलेवेंट वंस। एंड यूनिट 5 में आंसर राइटिंग, क्वेश्चन लिख देंगे। अब पूछेंगे आप ही लोगों से कि बताओ क्या होगा इंट्रोडक्शन, क्या होगा कंक्लूजन, क्या होगा बॉडी, कैसे लिखोगे बताओ। 4 पॉइंट तुम बोलोगे, 4 पॉइंट तुम बोलोगे, इस तरह का डिस्कशन होगा ना, तो ये थॉट प्रोसेस बनेगा। फिर आपको कुछ चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं जिसका कंपटीशन में हो रहा है उससे बात करिए आप, आपको बात करने पे लगेगा कि बड़ा बंदा रैशनल है। अच्छा, सेलेक्टेड कैंडिडेट हमेशा अच्छा लगता है या नहीं? आप उससे इंस्पायर होते हैं या नहीं होते हैं? वो आपको लगेगा यार कितना अच्छा लड़का है या लड़की है। वो इसलिए क्योंकि वो रैशनल होता है, वो लॉजिकल होता है। वो अगर सेलेक्ट हुआ है ना तो वो कोई ना कोई रीजन की वजह से हुआ है, उसके अप्रोच की वजह से हुआ है। वो चीज़ों को ग्रैस्प करता है। अगर वो चीज़ों को रट के आएगा ना, अगर कई लोग रट के भी बन गए हैं तो उनसे मिलने में आपको मज़ा नहीं आएगा। वो आप फील नहीं करेंगे यार ये कैसे ब्यूरोक्रेट बन गए। एक आध ऐसे भी होते हैं कभी कभी जो 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी रिजल्ट हो जाता है। आपको रटना नहीं, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना। मेंस में पेन आपका रुकेगा नहीं। अगर आप रटेंगे
तो ना ये रुक के फिर सोचेंगे कि एडम स्मिथ वाला क्या था लाइन, भूल जाएंगे उसको। सोचने में फिर आपका पेन का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अपना शुरुआत से ही कंसेप्ट, यहाँ जो भी बताया हूँ ये समझ में नहीं आया तो पूछो, कल फिर एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ के आओगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा तो पूछना। वहाँ पर कुछ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये वे दे दिया हूँ मैं, एक वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में मैंने बतला दिया है और कुछ डाटा अपडेट कर दिया है एनसीईआरटी में, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वाला चैप्टर में बतला रहा हूँ, अभी पॉवर्टी में थोड़ा सा रुक गया। वहाँ एनसीईआरटी में मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिफाइन किया और वो कहा कि जो आपका पॉपुलेशन है आज की डेट में, हमारे पास इस पॉपुलेशन के लिए चैलेंज क्या, क्योंकि हमने ये कह दिया कि अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्या है हमारा, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। तो भाई वी नीड टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ ना, उसका सॉल्यूशन का तो बात करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या, उसका सॉल्यूशन वी नीड टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ? 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना होगा एजुकेशन पे, 3% ऑफ जीडीपी खर्च करना होगा हेल्थ पे। ये लिखा हुआ है, ये करना पड़ेगा। ऐसा है हमारे पास कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था इफ वांट टू ग्रो, तो उसको अपने लोगों को अपने टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च। हम लोग कर कितना रहे हैं? 3%। हम लोग कर कितना रहे हैं? 1.5%। हेल्थ पे सिर्फ 1.5% खर्च कर रहे हैं। शिक्षा पे करना चाहिए 6%, कर रहे हैं कितना? और ये हेल्थ में जो 1.5% दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, नहीं तो ये भी नहीं था, 0.8 था। कोरोना जो आया, जो मास्क और ये वो खरीदना पड़ा, देश वैक्सीन पे खर्च किया, ऑक्सीजन सिलेंडर पे खर्च किया, इसकी वजह से ये 1.5% हो गया है। अदरवाइज हम लोग हेल्थ पर, हु केयर्स फॉर पुअर पीपुल इन इंडिया, मरता है मरने तो। यहाँ तो लोग अपने आप खांस के ठीक हो जाता है, टीबी भी लोगों का खांस के ठीक हो जाता है। बहुत लोग इलाज नहीं करवाते, खुद जड़ी बूटी बना लिए, पी लिए, ठीक हो गए। सर्दी जुकाम के लिए कितना लोग इंडिया में डॉक्टर के पास जाता है? कोई नहीं जाता है। और पता है कोई जाता है, कुछ लोग जो अमीर लोग हैं, अर्बन एजुकेटेड क्लास है, वो लोग जाता है। मुझे भी आश्चर्य हुआ था, मेरी शादी हुई थी तो कन्वेंट एजुकेटेड से शादी हो गई, पढ़ी लिखी लड़की से, इंग्लिश बोलने वाली लड़की से। अब हम लोग सब दिन गरीबी में रहे, गरीबी में पढ़े, हम लोग कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। कुछ हुआ तो खुद दवा ले लिए, पैरासीटामोल, डोलो सब जानते थे। अब उसको सर्दी हुआ तो वो डॉक्टर के पास, हम बोले डॉक्टर के पास, इसमें डॉक्टर के पास जाने का क्या ज़रूरत? फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि दे केयर फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़। वो लोग चाहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़, लेकिन हमारे देश में ये पॉपुलर आम नहीं है। उसी तरह फॉरेन में बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवाई नहीं मिलेगी। आप जाते हैं ना यहाँ दवाई दुकान, दो डोले दो सेरिडोन दे दो, और दे देता है आपको। फॉरेन कंट्रीज में आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं मिलेगा। तो चूंकि हम अंडर डेवलप्ड हैं, विकसित नहीं हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया नहीं है, तो दवाई वाला भी समझता है कि इसका खेत बिक जाएगा एक डॉक्टर के पास जाने, तो इसको 2 दवाई हम ही दे देते हैं। और उसको कहते हैं, एक यूट्यूब का वीडियो में आया था, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कहते हैं कि आप जो झोला छाप डॉक्टर हैं। नहीं, हम क्या हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो कंपाउंडर गिरी करते करते वो डॉक्टर बन गए और सब सुई दे देता है, बच्चा पैदा करवा देता है, सब काम करवा देता है। तो आपको ये समझना होगा कि वी नीड टू इन्वेस्ट सो मच इन आवर एजुकेशन। तो ये रिसेंट डाटा मैंने आपको अपडेट कर दिया कि क्या अभी ज़रूरत है, जो कि एनसीईआरटी में आपका था नहीं। यहाँ पर एक और डाटा दे दिया है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सम्मान योजना, ऐसे आया है 64,000 करोड़ रुपया अभी खर्च किया जाना है उसमें। जैसे मनरेगा जैसी योजना को जानते हो ना, 65-66 हज़ार करोड़ रुपए प्रति साल खर्च करते हैं लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए। उसी तरह लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सम्मान योजना 64,000 करोड़ का, आप लोगों को पता नहीं होगा, बजट में आया है, पर एनम 10,700 रुपये खर्च होना है।
अब अगर एनसीईआरटी के साथ ये डाटा और ये 10,700 करोड़ वाला डाटा मैंने वहाँ लिख दिया, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हैंड हो गया या नहीं हो गया, मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल, कंटेंट हो गया या नहीं हो गया। इसी तरह मैंने इस एनसीईआरटी को खूबसूरती से प्रेजेंट किया है, मतलब आपको कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं हो। मैं इस इंस्टीट्यूट को खोला हूँ, मैं चलाऊँगा, इसी तरह से चलाऊँगा, जैसे और भी टीचर आएंगे मैं उनको इसी तरह पढ़ाने बोलूँगा। और वो सक्सेसफुली हम लोग हज़ारीबाग में इसका एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। वो टीचर अगर स्किप करेंगे, काइंडली टेल मी कि सर वो तो आप डाटा नहीं अपडेट कर रहे हैं, हम फिर उनको फोर्स करेंगे। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, खुद प्रिपेयर किया हूँ, मुझे पता है कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो कभी अगर मैंने देख लिया तो मैं तो फिर उनको पेमेंट नहीं दूंगा ना कायदे से। तो अल्टीमेटली बॉल आपके भी गेंद आपके भी पाले में है कि यू नीड टू चेक दिस। मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ कि क्या इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में हो रहा है या नहीं। मेरा काम है आपको बेहतरीन टीचर ला के देना। और हम लोग किस तरह से पढ़ाएंगे, 5 यूनिट्स। लेकिन अगर वो इनजस्टिस कर रहा है आपके साथ, इस तरह से डाटा को ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आपका हक है कि आप क्वेश्चन करें कि सर इसमें तो आप कुछ दिए नहीं, इसमें क्या कुछ हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि टीचर को हर चीज़ में उंगली करते रहना है। जहाँ पर जानने का स्कोप होगा वहाँ पर हम सवाल करेंगे, वैलिड क्वेश्चन करेंगे और कुछ डिराइव करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा इनपुट लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का खत्म होता है ना। अब हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, पॉवर्टी। जो पहला चैप्टर पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम, सब समझ में आया। एनसीईआरटी को देखने का नज़रिया बदला या नहीं बदला। पहले इसमें कौन कौन ये चैप्टर पढ़े थे एनसीईआरटी से, बताइएगा सही सही। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़े थे कोई, तो उसको पहले इस ढंग से समझे थे, नहीं समझे। अब उसी तरह देखिए पॉवर्टी को भी। इंडिया का सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिक चैलेंज पॉवर्टी, और एनसीईआरटी में इसको कवर भी इसी तरह से किया है। पहला क्या है, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, हम कितना इसको एक संसाधन के रूप में यूज़ कर। और देखिए एनसीईआरटी का ब्यूटी ऑफ द एनसीईआरटी, द सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज लिस्टेड इन सेकेंड चैप्टर, पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिया पहले क्या दिया, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज, इफ पॉवर्टी इज देन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इज। अगर पॉवर्टी है तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे, उसको हेल्थ दे पाएंगे, उसको स्किल दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो ये जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब पहले मुर्गी या पहले अंडा वाला सवाल है ये, पहले गरीबी या पहले बेरोजगारी। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं कि बेरोजगार थे इसलिए पढ़ा नहीं पाए। नहीं, तुम्हारा बाप दादा पहले गरीब रहा होगा, और गरीब रहा होगा इस वजह से तुमको एजुकेशन नहीं मिला, तुमको कैपेबिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से तुम अनएम्प्लॉयड हो। तो पहले गरीबी, बाद में अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। हमको सबसे पहले गरीबी को टैकल करना होगा, ठीक है। अब इस गरीबी का कारण अगर टैकल करना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि गरीबी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई, पहचानना होगा कि गरीब कौन, हम लोगों को गरीब को पहचानना होगा, और इसके रीजन्स कि गरीबी के कारण क्या क्या है, तभी तो इसको हम लोग अटैक करके इसको ख़त्म कर पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? आइडेंटिफिकेशन का मतलब, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछूं कि आप लोग में से कौन कौन से लोग गरीब हैं, तो आप लोग बता दीजिए कौन कौन से गरीब हैं, फीस में डिस्काउंट भी दूंगा। बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन से लोग गरीब हैं? एक आदमी उठाया, गरीब है वो। तुम भी उठा लो, मौका है, फिर बाहर में पूरा फीस ले लूँगा। कौन कौन से लोग गरीब हैं?
कोई भी क्राइटेरिया हो, नियत तो हो। अभी जो सेंसस हुआ, अब उस सेंसस में ऐसा ऐसा डाटा आ रहा है कि ये लोग इतने गरीब हैं, ये लोग ऐसे गरीब। आप सही चीज़ बताओगे तभी तो। अगर आप ये बतलाया गरीबी है, क्यों उठाया, इसको डिस्काउंट लेना है फीस में, ये गरीब है ही नहीं, इसका घर है इधर धनबाद में आगे चल के बहुत बड़ा 3 मंजिला, इसके फादर सरकारी नौकरी में है, अब फीस में डिस्काउंट लेना है तो क्या हुआ, हाथ उठा दिया। पूरे भारतवर्ष में गरीबी का मजाक ऐसे ही उठ रहा है। जो गरीब नहीं है वो हाथ उठाकर राशन कार्ड बनवाए हुए है। पूरे भारतवर्ष में यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी तक यहाँ, आप लोग 10 लोग बैठे हुए हैं अगर, और इन पूरे लोगों में अगर हमें गरीब, असली गरीब का पता लगाना है तो बड़ा मुश्किल है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इज अ बिग चैलेंज बिफोर इंडिया इन पॉवर्टी टर्म्स। गरीबी को मापना इतना आसान नहीं, क्योंकि डाटा लोग छुपाते हैं। क्योंकि पॉवर्टी, अगर आप गरीब हैं तो देयर आर सम बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी। तो आइडेंटिफिकेशन इज ए बिग प्रॉब्लम इन पॉवर्टी। हम लोग पहचान ही नहीं पाए। अगर गरीबी दूर भी करने की सरकार कोशिश करती है तो पहले गरीब तो पहचाने हैं। जब गरीब पहचान ही नहीं रहे तो अनाप शनाप योजना बनती है। और राजीव गांधी कहे थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता है। योजना आयोग कहा था कि 3 रुपया भेजते हैं अगर गरीब के पास तो 2 रुपया कुछ पैसा पहुंचता है, ऐसा था स्टेट में। तो पैसा सब कहाँ चला जाता है, ब्यूरोक्रेट के जेब में। आप लोग बनेंगे IAS IPS, डिप्टी कलेक्टर, BDO CO, सब कमाएंगे यही गरीब का पैसा। अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता तो ये चैलेंज हमारे सामने अपने आप खत्म हो जाता। गरीबी को हमारी सरकार टारगेट कर पाती और गरीब नहीं रहते, शायद गरीबी बहुत कम होती। गरीबी आज भी है बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन। अब गरीबी के कुछ कारण बतलाइए हमें। पहला कंसेप्ट समझे, गरीबी है, परसिस्टेंट है। 70 साल से गरीबी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी गरीबी आज भी पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये हमारा बाल बच्चा और भी आगे पढ़ेगा, उसका भी बाल बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, परसिस्टेंट है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं। जब तक इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, जब तक इसको आप टारगेट नहीं करोगे अप्रोप्रिएटली, ये ख़त्म होने वाला। दैट्स वाई स्टिल it's a subject matter in your Indian economy chapter, because this is considered as the second most economic problem, poverty. इसका मतलब हमें इसको पहचानना होगा, इसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन टेक्निक बतलाने होंगे। ये आगे के चैप्टर्स में, आगे जब हम लोग कंसेप्ट और एलाबोरेट करेंगे तो सरकार ने गरीबी को पहचानने के लिए क्या क्या उपाय किया है ये मैं बतलाऊंगा। लेकिन NCERT में आपको यहीं तक दिया है, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यही तो सॉल्यूशन है भाई। सरकार को आखिर में गरीबी दूर करना है ना, तो गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है इसके लिए। तो इसके लिए कुछ मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज आइडेंटिफिकेशन। पहचाना नहीं जा पा रहा है गरीब, घोस्ट बेनिफिशियरी गरीब बनकर लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अब गरीबी का कारण बतलाओ हमें। एजुकेशन, इलिटरेसी, और बताओ, और बताओ। ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें तो रोजगार की कमी है। ग्रामीण स्तर पर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और बोलिए, कोई पॉपुलेशन भी बोल दो गरीबी का कारण, वो भी तो हो सकता है। पॉपुलेशन नहीं होगा क्या, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा और पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो पंचर ही बनाएगा, गरीब ही होगा, तो ये सोशल प्रॉब्लम होगा।
ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी की जगह पर हम आपको बोले थे कि आप इसको इकोनॉमिक्स में अगर गरीबी का रीजन बतलाएंगे तो क्या बतलाएंगे? पढ़ गए। लोग बोल देते हैं पॉपुलेशन कि गरीबी का क्यों है भाई, तो ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए गरीबी है, हम लोग उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो अभी तो पहले चैप्टर में पढ़ लिए कि पॉपुलेशन जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्किल देंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो हम लोग अगर इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं कि गरीबी का कारण क्या है, तो गरीबी का कारण है लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, नॉट पॉपुलेशन। हम लोग इसको कहेंगे कि पॉपुलेशन, अगर हम बताते भी हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम लोग डिराइव करेंगे उसको कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, पर कैपिटा इनकम कम। ये समझना इस बात को। पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपका पर कैपिटा इनकम क्या होगा, कम होगा। अब हमें इस समीकरण पर ध्यान दीजिए, तो हम किस चीज़ के लिए ट्राई करेंगे, इस पॉपुलेशन को स्किल देने के लिए ट्राई करेंगे, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, है ना। पॉपुलेशन के हाँ, फैमिली प्लानिंग भी करेंगे हम लोग, लेकिन इसको हम लोग स्किल भी देंगे, फैमिली प्लानिंग भी देंगे, नेशनल इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा। अगर आपके पास पर कैपिटा इनकम है तो अपने आप स्कूल भेजोगे अपने बच्चों को, एजुकेशन दोगे, हेल्थ दोगे, स्किल दोगे, होगा या नहीं होगा। इसलिए अगर हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, गरीबी का कारण इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ना कि पॉपुलेशन बोलते हैं। उसी तरह अगर सोशल एक्सक्लूजन किसी का हो रहा है, देखो, या इनसिक्योरिटी है, कौन है आपके सेक्शन में वल्नरेबल लोग, हु आर द वल्नरेबल्स, दीनहीन लोग कौन है। इनसिक्योरिटी किसको ज़्यादा होती है, अभी कोरोना आया ना, जो अमीर लोग थे वो घरों में बंद हो गए, ऑर्डर देते थे अपना, घर में बंद रहते थे। गरीब लोग जिसको पैसा है ही नहीं, किसी न किसी तरह बाहर निकलता था। अमीर लोग तो अपना सेफ्टी कर लिया, बच गया, उसके पास पैसे भी थे, उसको कोई टेंशन नहीं था। इनफैक्ट कि हमारे देश में ऑनलाइन शॉपिंग खूब हुई, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन जो गरीब लोग थे वो आटा दाल चावल के लिए भी तरस रहे थे। वल्नरेबिलिटी के समय, कोरोना के समय या फ्लड के समय, अर्थक्वेक्स के समय, ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है, ज़्यादा इनसिक्योरिटी किसको होती है, पुअर सेक्शंस को। अगर आपके सोसाइटी में ऐसा भी है कि पर्टिकुलर कास्ट का लोग पर्टिकुलर काम नहीं करेगा, होता है ना, चमार हो आईएएस बनोगे, ऐसा बात बोल देते हैं कभी कभी, इस तरह की बातें बोल देते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, सोशल एक्सक्लूजन कर देते हैं कि पर्टिकुलर जाति के हो तो तुम पर्टिकुलर काम नहीं करोगे। इनसिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन योर फैमिली टाइप्स भी। अगर आपका भाई अच्छा है, पिताजी अच्छे कमा रहे हैं, और कोरोना आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन जिस सोसाइटी में सोशल एक्सक्लूजन हो, जिस सोसाइटी में इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो, वो सोसाइटी गरीब ज़्यादा होगा, पॉवर्टी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। गेटिंग और नॉट। तो ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं। आपको एनसीईआरटी में बाइफर्केट किया है। अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिखेंगे पॉवर्टी के रीजन्स में तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। आप पॉपुलेशन की जगह पर कैपिटा इनकम लिखेंगे, ज़्यादा मिलेगा। जैसे वो बोला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, या लैंडलेसनेस बोल सकते हैं, भूमिहीनता। जिसके पास ज़मीन, जिसके पास एक छोटा भूमि का टुकड़ा है, वो कुछ भी कर लेगा, धान उपजा के खा लेगा, आलू उपजा के खा लेगा, उस पर एक दुकान खोल लेगा। लेकिन जिसके पास भूमि नहीं है वो क्या करेगा, मेहनत मजदूरी करने के लिए भटकेगा, तो उसका गरीब होने का चांसेस क्या होगा, ज़्यादा। तो लैंडलेसनेस इज मोर क्लोजर ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो सोशल प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं अटैच होता है, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी इकोनॉमिक्स में सोसाइटल प्रॉब्लम को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं और हमारा फ़र्क पड़ जाता है आंसर राइटिंग।
यहाँ पर आपको इकोनॉमिक रीजन्स और सोसाइटल रीजन्स, सोशल रीजन्स दोनों अलग अलग हैं पॉवर्टी के। पॉवर्टी में कहता है इफ़ यू आर ए पुअर यू विल रिमेन ए पुअर, अगर आप गरीब हैं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इफ यू आर ए पुअर यू विल रिमेन ए पुअर। गरीबी के बारे में कह रहा है कि अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। ये एक सोशलॉजिस्ट ऑस्कार लुइस का कहना है। आप देखे होंगे कि नाली देखे हैं गांव देहात में, नाली में हम लोग बचपन में क्या करते थे, नाली के कीड़े को उठाकर और नाली से बाहर रख देते थे लकड़ी से, डंडा से। मज़ा आता था कीड़े को मारने में बचपन था, करते थे ऐसा काम। अब वो जो कीड़ा है वो ना रेंग रेंग के फिर से वापस कहाँ चला जाता था, नाली में। और इसी से एक कहावत बनी है कि नाली का कीड़ा हमेशा कहाँ रहता है, नाली में। ऑस्कार लुइस वही बात कह रहे हैं, इफ़ यू आर ए पुअर यू विल रिमेन ए पुअर, अगर आप गरीब हैं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। कितने लोग इस बात को मानते हैं? ये सोसाइटी कह रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स इस बात को नहीं मानता। अगर आप पुअर हैं, आप गरीब हैं, तो आप अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा होशियार हुआ और रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी में स्कॉलरशिप टेस्ट दे दिया तो उसको एजुकेशन फ्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसको एस्केप वेलोसिटी मिला या नहीं मिला? कोई ना कोई पुश फैक्टर मिला या नहीं मिला? तो यहाँ पर क्या हो गया, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। जहाँ आप चाहोगे तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स कहता है कि पुअर को अगर यहाँ पर यह गरीब क्यों है, ऐसा सिचुएशन क्यों है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको और कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी डिनाइड। वह गरीब लड़का क्यों है, यह सिचुएशन क्यों ऐसा है, क्योंकि उसको एस्केप वेलोसिटी नहीं, उसको कोई एक वेग नहीं मिल रहा है, उसको कोई पुश फैक्टर नहीं मिल रहा है जो उसको इस चक्र से, विशियस साइकिल से, गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल दे। कोई ऐसा पुश नहीं मिल रहा। अगर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाता, समानता का अवसर मिल जाता, अगर उसको एक भूमि का छोटा टुकड़ा होता तो शायद वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल जाता। इकोनॉमिक्स कहता है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला। लैंडलेसनेस है इसलिए वो गरीब, भूमिहीनता है इसलिए वह गरीब। जैसे ही आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिएगा वो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी में, आप देखेंगे क्या सोसाइटी वाले क्यों ऐसा कहते हैं, सोशलॉजी वाले, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी कभी गवर्नमेंट का स्कीम्स आता है कि रेलवे के ट्रैक के साइड में स्लम्स बने हुए हैं, अगर झुग्गी झोपड़ी बने हुए हैं तो सरकार स्कीम लाती है कि सुनो जी इसको खाली कर दो, वैकेट कर दो, तुम्हारे लिए हम बड़ा बड़ा टावर में 1 रूम सेट 2 रूम सेट बनवा रहे हैं, तुम लोग वहाँ मूव कर जाओ। ठीक है, गरीबों के लिए योजनाएं आई, लेकिन वो गरीब वहाँ नहीं जाते हैं, दे वांट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर स्लम। अब आप कहेंगे कि ये माइंडसेट है उन गरीबों का कि वो वहीं रहना चाहते हैं। माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या क्या आपको लगता है, वो वहीं रहना चाहता है या कहीं पॉलिसी में प्रॉब्लम आ रही है? उसका जो अपार्टमेंट बना ना वो शहर से बहुत दूर बना दिया सरकार ने, सुविधा नहीं। अब वहाँ से अब काम करने आना है उसको मेन शहर में, तो भाई अगर वो वहाँ चला गया तो उसको आने जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए वो वहाँ मूव नहीं करता है और वो वहीं स्लम में रहना पसंद करता है। बाद में सर ये चीज हुआ है कि बीसीसीआई जो को विस्थापित कर रही है, तो
ऐसा धनबाद में ही नहीं हुआ है, ऐसा हर जगह एग्जाम्पल। ये हमारा प्रॉब्लम है, भारत में ऐसा हर जगह हुआ है। दिल्ली आपके राष्ट्रीय राजधानी, आप धनबाद में रह रहे हैं, आपको धनबाद का पता है, हमने दिल्ली में ऐसा देखा है। दिल्ली में रोहिणी एक तो ऐसे ही सबसे आउटर इलाका है दिल्ली का, और रोहिणी से भी दूर एक बवाना एक जगह है, बहुत दूर, और सारे मजदूरों को बवाना में क्वार्टर बना दिया गया। और उसको 2.5 घंटा लगता है बवाना से मेन शहर दिल्ली में आने में, तो कहाँ से उस घर में वो जाएगा। तो कुछ ऑब्जर्वेशन देख के सोशल साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि इफ़ यू आर ए पुअर यू विल रिमेन ए पुअर। लेकिन ये डिबेट का टॉपिक है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा सही में क्यों गरीब हैं? बिकॉज दे डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसलिए आपको ये इस चीज़ें समझाई जा रही है कि भारत में पॉवर्टी अगर दूर नहीं हो पाई है तो उसका 2 कारण है। ये एनसीईआरटी आपको बतला दिया, एक आइडेंटिफिकेशन और दूसरा अप्रोच। एग्रीड और नॉट? आप पॉवर्टी को इसलिए टैकल नहीं कर पाए क्योंकि आपने कभी यू हैव नॉट टेकन सीरियसली टू आइडेंटिफाई हु आर पुअर। आपने गरीबों को, एक तेंदुलकर कमेटी आया था तो उसने गरीबी को कहा कि 21.9%, और उसी डाटा पर जब रंगराजन कमेटी ने काम किया तो बता दिया गरीबी 29.5%। तो भाई या तो तेंदुलकर ने गलत मापा है या रंगराजन ने गलत। जब डाटा एक ही है तो अलग अलग गरीबी आपने कैसे दे दिया? यूएनडीपी कह रहा है 55% पॉवर्टी, और हम लोग कह रहे हैं 21.9%, हम लोग कह रहे हैं 29.5%। इस तरह से आपने कभी भी सीरियसली गरीबी को मापा, और आपका अप्रोच कहीं ना कहीं हिट कर। इंडिया में लैंड रिफॉर्म हुआ, तो लैंड रिफॉर्म हुआ कहाँ हुआ? तो बंगाल और केरल में कुछ जगह। तो कहते हैं ना कि वहाँ गरीबी कम हुई। माय गुडनेस, आप सोचिए वहाँ पर लैंड रिफॉर्म हुआ 0.001%, और वहाँ गरीबी कम हो गई इतने से ही लैंड रिफॉर्म में। अगर पूरे देश भर में लैंड रिफॉर्म होता शायद कुछ लोगों को भूमि बंट जाती। अब ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अब तो भूमि और छोटी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हो गए। अब अगर सरकार को कहोगे कि हमें भूमि बांट के दे दो, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन उस समय हो सकता था लैंड रिफॉर्म, सबको लैंड सीलिंग करके कुछ कुछ भूमि हम लोग दे सकते थे। तो लैंड रिफॉर्म हुआ नहीं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं, गरीबी एज इट इज। और ब्लेम क्या कर दिए? पॉलिसी सही से बनाए नहीं, हिंटरलैंड में जाके उसका क्वार्टर बना दिए, वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाया, वो उसी बस्ती में रह गया, और इससे अर्बन पुअर की संख्या आपकी बढ़ते गई। तो इस तरह से अप्रोच का कमी है। इफ यू विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, पॉवर्टी विल रिड्यूस। ठीक है, एक पॉइंट गरीबी का कारण में आया था, जैसे आपने बोला रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको देखो कैसे टारगेट करो। इसने गरीबी का कारण बोला रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों है गांव में बेरोजगारी? अच्छा, गांव में बेरोजगारी किस तरह की है? बेरोजगारी गाँव में सर मेरे अकॉर्डिंग 2 तरह की है। पहला क्या है कि लोगों का जैसे अगर उनके पास जमीन उपलब्ध है, जैसे आप बताया जमीन तो वो जमीन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके पास सोर्स ऑफ जो इनकम है आज के दिन में कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो उसके पास अगर जमीन है भी तभी सोर्स का यूज नहीं कर पा रहा है, इसके कारण उसकी बेरोजगारी। सर गांव में एक्चुअल में क्या देखा जा रहा है कि लोग जो है मतलब खेती में ही डिपेंड कर रहे हैं, कोई दूसरा रिसोर्स और नहीं हो पा रहा है। डिसगाइज्ड, इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। वो एग्रीकल्चर में ही है, इसका मतलब सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लैक ऑफ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्या हो गया? लैक ऑफ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एज देयर आर नॉट टू मच ऑफ ऑप्शंस। गांव में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, खेती करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अगर खेती नहीं हो रही है तो गांव के लोग बैठ के ताश खेल लेंगे, लेकिन और वो कोई काम
नहीं करेंगे, मजदूरी भी ढंग से, डिसगाइज्ड, ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी या सीजनल, मौसमी बेरोजगारी, सीजन आया तो काम मिल गया, नहीं तो काम नहीं मिला। क्या लगता है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ इसकी वजह से गरीबी है, इसकी वजह से क्या है? गरीबी। कैसे गरीबी दूर किया जा सकता है? सरकार ने क्या किया पता है? सरकार ने क्या कर दिया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये लाया। अब बतलाइए इससे गरीबी दूर होगी या नहीं होगी? इन मनरेगा, when मनरेगा इंट्रोड्यूस्ड इन 2005, 5,000 करोड़ से स्टार्ट होकर आज की डेट में इसमें 67,000 करोड़ रुपीस रेगुलरली पर एनम दिया जा रहा है। 67,000 करोड़ गांव के स्तर पर रोजगार क्रिएट किया जा रहा है। इसमें भी सर दुख होता है, जैसे गांव के स्तर पर रोजगार क्रिएट किया जा रहा है मनरेगा से, रोजगार गारंटी दिया जा रहा है। लोगों को मिनिमम 100 दिन का इसमें कहा गया कि आपको रोजगार मिलेगा। तो 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं गरीबी तो दूर होगी, यस और नो? इसका मतलब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को सरकार ने टारगेट किया, सॉल्यूशन क्या दिया? मनरेगा। लेकिन मनरेगा किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये देखो। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनरेगा इज प्रोवाइडिंग? मनरेगा किस तरह का रोजगार दे रहा है? मनरेगा अनस्किल्ड, मनरेगा किस तरह का रोजगार दे रहा है? अनस्किल्ड। बात समझने की कोशिश करना। मनरेगा इज प्रमोटिंग अनस्किल्ड वर्कफोर्स। मनरेगा क्या प्रमोट कर रहा है? अकुशल बेरोजगारी, अकुशल रोजगार, सॉरी बेरोजगारी नहीं, अकुशल रोजगार। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आपका जो मनरेगा है वो क्या कर रहा है? जो लोग कुछ नहीं कर पाया, जो अनस्किल्ड है, उसको कह रहा है कि हम 100 दिन का। भाई इसको पढ़ा लिखा दो यार, यहाँ जिसको इन्वॉल्व कर रहे हो उसको क्या कर दो? पढ़ा लिखा दो, ट्रेंड कर दो, स्किल्ड दे दो, है ना? इसीलिए भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया मिशन चलाई। जब मनरेगा का खूब सारा क्रिटिसाइज होने लगा तब कि किस टाइप का आप गरीबी दूर करने का काम कर रहे हैं। आप गांव के लोगों को गांव के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर रहे। आप गांव में आप इरिगेशन के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। इसी की वजह से स्किल इंडिया मिशन दिया गया। इसी की वजह से आपने सुना होगा ना किसान सम्मान निधि, ये सब गरीबी दूर करने के लिए दिया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपया दिया जा रहा है। कल को अगर आपको कहे कि रोज बेरोजगार युवक को 2,000 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर आप बेरोजगार हैं, आप 2,000 का क्या करेंगे? हो सकता है ट्यूशन फीस दें, हो सकता है पढ़ाई करें, हो सकता है आप सिगरेट भी पी के उड़ा दें पैसे को, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, अगर आप एजुकेशन चाहते हैं, तो यू विल स्पेंड दैट 2,000 ऑन एजुकेशन। इसका मतलब इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 67,000 करोड़ इन मनरेगा टू प्रमोट अनस्किल्ड जॉब, तो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू एक्ट ऑन स्किल इंडिया मिशन और किसान सम्मान निधि टाइप ऑफ योजना या अनएम्प्लॉयड यूथ अलाउंस योजना। कुछ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब मनरेगा का क्रिटिसाइज शुरू हुआ कि गांव के स्तर पर मनरेगा में अनस्किल्ड लेबर फोर्स को प्रमोट किया जा रहा है, इससे लॉन्ग टर्म में देश का भला होने वाला नहीं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है मनरेगा कि गांव के स्तर पर लोगों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन अकुशल रोजगार। इससे अच्छा है कि उसको स्किल दे दो, इससे अच्छा है कि उसको 2000 रुपया जेब में दे दो, हो सकता है कि वो पढ़ाई लिखाई कर ले। अभी सर एक स्कीम आया है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वो सर ग्रामीणों के विकास के लिए कार्य हजारीबाग में एक MKSP प्रोजेक्ट महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, तो कट्टम शांति ब्लॉक में हम एक सेमिनार में गए थे गवर्नमेंट की ओर से। तो वहाँ पे देखिए कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो खुद खेती करके लेमन ग्रास का ऑयल का प्रोड्यूस करती हैं और एक अपना FPO बना के मार्केट तक में सेल करती हैं। तो हमको उनका इंटरव्यू ये तो बोले एक महिला तक साल में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमा रही है। बाकी सब्जी का उनका बिजनेस अलग है, लेकिन जो MKSP प्रोजेक्ट था उनसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कमा रही है। और फिर सर ये जो स्किल इंडिया मिशन जब सर आया तो वो शहरी लड़कियों के लिए आया था, तो उसका विरोध जो हुआ तो सरकार NRLM को लेके आया। आप देखो ना, देखो ये तो बहुत इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। आपका भारत निर्माण योजना भी चला था 2005। तो भारत निर्माण योजना जो चला था वो इसीलिए था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, रूरल हाउसिंग, रूरल टेलीफोनी, रूरल इलेक्ट्रिसिटी, रूरल रोड्स। क्यों? क्योंकि गांव में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो यू विल स्टॉप द माइग्रेशन, यू विल स्टॉप द निगेटिव माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। आज की डेट में हो क्या रहा है कि गांव के लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है तो वो शहर की तरफ चले जा रहे हैं। शहर में वो झुग्गियों में रह रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। दिस इज द अनदर लेवल ऑफ प्रॉब्लम। आप स्लम्स डेवलप कर दिए, निगेटिव माइग्रेशन हो गया, अर्बन पुअर की संख्या बढ़ गई। गांव में लोगों को रोकने के लिए चला भारत निर्माण, गांव में लोगों को रोकने के लिए इस तरह की स्कीम चल रही। किसान सम्मान निधि दे रहा है, कह रहा है किसान 2000 से क्या करेगा। हो सकता है कि किसान उसी 2000 से अपने बेटे को पढ़ा दे, तो पॉवर्टी से वो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हम लोग आज तक गरीबी से बाहर इसलिए नहीं निकल पाए, 70 साल के बाद भी गरीबी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि कभी भी हम लोगों ने उसके रूट कॉज पर अटैक नहीं किया। हम लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल्स को देखा, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म गोल्स को नहीं देखा। अब मनरेगा का सक्सेसफुल होना नहीं सक्सेसफुल होना अलग मैटर है भाई। इंस्टेंट गरीबी तो दूर किया, लेकिन मनरेगा हमारे हाथ में सिर्फ एक पैनिसिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स नहीं है। गरीबी दूर करने के लिए सिर्फ मनरेगा ही काफ़ी नहीं। गरीबी दूर करने के लिए मनरेगा के साथ स्किल इंडिया मिशन या अनएम्प्लॉयड यूथ अलायंस स्कीम, ये सब भी चलने चाहिए, तब जाकर गरीबी को हम लोग दूर कर सकते हैं। उस गरीब को हम विशियस साइकिल से निकाल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि वी हैव ऑप्शंस। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि वी कैन प्रोवाइड एस्केप वेलोसिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम लोग गरीबी को दूर कर सकते हैं समान अवसर देकर, शिक्षा देकर, स्वास्थ्य देकर, स्किल देकर, ठीक है। और वही जब सोसाइटी उसको, जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो जाती है तो कुछ सोशल साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि इफ़ यू आर ए पुअर यू विल रिमेन ए पुअर। इकोनॉमिक्स कभी यह नहीं कहता है कि आप गरीब हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। इकोनॉमिक्स को कहता है डिमांड बढ़ाओ, स्किल लो और गरीबी रेखा से बाहर निकलो। कोई भी गरीब नहीं रहेगा। जैसे ही आपने स्किल लिया, डिमांड लिया, आपने डिमांड किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज हुए, आप गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। लेकिन सोसाइटी आपको, सोशल साइंटिस्ट आपको कहते हैं कि आप गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे। क्लियर हुआ? इसका मतलब गरीबी का आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, गरीबी को टारगेट करने का अप्रोच प्रॉब्लम में प्रॉब्लम रहा। मनरेगा का एग्जाम्पल दे के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज भी गरीबी हमारे देश में रिलेवेंट है। क्लियर है? इसको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में आए हुए हैं या जेपीएससी वगैरह में, तो अभी फुल लेंथ क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन संभावना है, क्योंकि जेपीएससी ऑलवेज रिपीट्स यूपीएससी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आजकल यही ट्रेंड देखा जा रहा है। जैसे पूछा कि इन स्पाइट ऑफ मेनी स्कीम्स व्हाई पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट, ये दो बार पूछ चुका है। इतनी सारी योजनाओं के बाद भी आज की डेट में गरीबी क्यों?
इसको हम लोग और बेटर टारगेट करेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपका एनसीईआरटी में गरीबी को डिफाइन करके गरीबी से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, रूबरू करवाया है कि देखिए ये है गरीबी, गरीबी को आपने अभी तक पहचाना ही नहीं, ये है समस्या। गरीबी के इकोनॉमिक रीजन्स अलग होते हैं, गरीबी के सोशल रीजन्स अलग होते हैं, ये आपको बतलाया। आपको अप्रोच बतलाया, इफ़ यू आर डूइंग मनरेगा यू नीड टू डू स्किल इंडिया मिशन। इस तरह से आपको गरीबी को टारगेट करने के लिए सिखाया। सर एक काम हम पढ़े थे कि मनरेगा में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे थे उनको मेट के रूप में प्रमोट किया गया, मतलब कुशल श्रमिक के रूप में प्रमोट किया गया। हाँ, ऐसा हो सकता। अमाउंट बढ़ा दिया गया था, हाँ, पर डे का जो उनका अमाउंट बढ़ाया गया था। हाँ, ऐसा होगा। जैसे काम करते करते जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते लेते कुछ लोग स्किल को एक्वायर कर लेते हैं तो उसको गवर्नमेंट ने कुशल श्रमिक के रूप में प्रमोट करके उसका स्किल बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो सकता है। दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट इज़ गोइंग अराउंड इन एंड अराउंड योर इकोनॉमी। वो अब प्रैक्टिस में जो हो रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मैम, बैठ के बोलिए, कोई बात नहीं। क्या? नहीं, वैसा नहीं है। वी नीड टू टारगेट पॉवर्टी इन we need to target poverty on many dimensions and a skill is one of the thing. poverty को तो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टारगेट कर सकते हैं, माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है। आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग दोज थिंग्स कि अगर आप चाहेंगे नहीं, आप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं या आपका माइंडसेट है गवर्नमेंट इज ट्राइंग फॉर यू और आप मूव नहीं कर रहे हैं उस स्थिति से, तो आप गरीब ही रहेंगे। गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आपको रोड दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे भारत निर्माण योजना चला, गांव के स्तर पर जब यूथ रुकेगा तभी तो गांव के स्तर पर गरीबी दूर होगी। और अगर वो रुक नहीं रहा है तो वो क्या कर रहा है, अर्बन पुअर बन रहा है, जाके स्लम्स डेवलप कर रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट अप्रोच तो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम कर रही है सरकार, इसी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सरकार काम करेगी। सरकार आइडेंटिफाई भी करेगी पुअर लोगों को कि कौन पुअर है, क्योंकि तभी तो टारगेट कर पाएंगे। नहीं तो उनका क्वेश्चन है, नहीं तो बिना टारगेट किए हुए जब तक हम उसको टारगेट नहीं करेंगे तब तक उसका गरीबी दूर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कैसे हम गरीबी दूर करेंगे, पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द पुअर, we need to identify, because identification is a big problem in India. बिल्कुल, उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं कि पॉजिटिव माइग्रेशन करवाना। ठीक है, अगर आप कुछ जानते हैं, आप नया चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये चीज़ जान रहे हैं तो आप हमें मत बतलाइए, आप कुछ जानने की कोशिश कीजिए। आप लेट से आए हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ों को, उसको कहते हैं पॉजिटिव माइग्रेशन। गवर्नमेंट जो है ना, जैसे मैंने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, रूरल एरिया में। और अगर उसको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे शहरों में, मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तभी तो वो डिसगाइज्ड निकल कर जाएगा अर्बन एरिया में। तो अनटिल एंड अनलेस हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे नहीं तो हमारी प्रॉब्लम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तो जस की तस रहेगी। तो वी नीड टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग, वी नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या हुआ, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर क्रिएटिंग जॉब। आप पुल भी बना रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, तो आप तो जॉब ही दे रहे हैं ना। आप उद्योग लगाने को ही जॉब समझते हैं क्या? आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो हो सकता है, उसके लिए एजुकेशन हो सकता है, उसके लिए हेल्थ सेक्टर हो सकता है, उसके लिए रियल एस्टेट हो सकता है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार ट्रांसपोर्ट के लिए अभी मुंबई टू वो बुलेट ट्रेन भी लगा रही है, दिल्ली टू धनबाद अगर ट्रेन भी नया चला रही है, ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ही है। इफ़ गवर्नमेंट इज़ क्रिएटिंग एन ITBP न्यू ITBP बटालियन, ये क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है।
तो अगर स्किल इंडिया भी कर रही है, सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ काम कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ही। तो गरीबी को सबसे पहले, अगर गरीबी को टारगेट करना है आपको, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपुल ऑन टू हुम यू वांट टू गिव बेनिफिट। आप किसको लाभ पहुंचाना चाहेंगे, पहले तो पहचानेंगे तभी तो दे पाएंगे। सेकंड, अप्रोच प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा अप्रोच जो है वो सही नहीं है। हम लोग ब्लेम कर देते हैं, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस नहीं करते। मनरेगा जैसी बड़ी स्कीम बना दी, लेकिन वो क्या कर रहा है, अनस्किल्ड जॉब्स को प्रमोट कर रहा है, तो उसके शॉर्टकमिंग्स को भी तो हम देखेंगे। तो चूंकि वो अनस्किल्ड जॉब्स को बढ़ा रहा था, इसलिए हमने एक पॉइंट दिया यहाँ स्किल इंडिया मिशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दूसरा चीज, यहाँ पर यह नहीं बतला रहे हैं कि पॉवर्टी किस तरह से दूर होगा तो स्किल इंडिया से होगा। यहाँ हम मनरेगा की शॉर्टकमिंग्स की बात कर रहे हैं कि मनरेगा इज प्रमोटिंग अनस्किल्ड जॉब्स, मनरेगा इज प्रमोटिंग अनस्किल्ड जॉब्स, दैट वाई गवर्नमेंट्स क्रिएटेड एन अल्टरनेटिव किसान सम्मान निधि योजना या अनएम्प्लॉयड यूथ को अलायंस योजना या स्किल इंडिया मिशन, क्योंकि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आप मनरेगा में जो जॉब दे रहे हो, यू आर प्रमोटिंग अनस्किल्ड जॉब्स। तो एक यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये सब भी काम किया। और अगर गरीबी दूर करनी है तो गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पॉवर्टी आइडेंटिफिकेशन से लेकर शुरू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप अर्बन पुअर को भी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब एक पॉइंट यह भी देंगे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, यह भी गरीबी दूर करना है। रूरल डिजिटलाइजेशन, यह भी गरीबी दूर करना है। गरीबी दूर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग तो उस तक तो अभी पहुँचे ही नहीं हैं कि गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए। अभी तो हम गरीबी के डिफिनीशन को समझ रहे हैं, सरकार ने अभी तक किस अप्रोच से काम किया वो समझ रहे हैं, और यह समझ रहे हैं कि वाई पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, देन वी विल टारगेट पॉवर्टी। उसके बाद हम लोग पॉवर्टी को देखेंगे कि हम लोगों को इसको टारगेट कैसे करना है, जो कि आपके डिटेल में मेंस कोर्स में आएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी डिफिनीशन, और क्या सोशल रीजन्स को अलग किया है, इकोनॉमिक रीजन्स को अलग किया है, इकोनॉमिक और सोशल रीजन्स को अलग किया है। आपको अप्रोच बतलाया है कि कहाँ सरकार के अप्रोच में कमी रह गई, जिसकी वजह से गरीबी अभी भी है। मनरेगा जैसी स्कीम्स का यहाँ चर्चा किया है, लेकिन उसके शॉर्टकमिंग्स को भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कंटेम्प्रेरी में जो डाटा है मनरेगा में एक्सपेंडिचर वगैरह देकर मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे बताइए। आज हम लोगों ने सीखा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिफोर इंडियन इकोनॉमी इज ह्यूमन एज ए रिसोर्स। वी नीड टू यूज ह्यूमन एज ए रिसोर्स। सेकेंड हमने क्या सीखा कि द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिफोर इंडियन इकोनॉमी इज पॉवर्टी। इन बिटवीन हमने वेरियस कंसेप्ट सीखे। तो हम लोगों ने आज ये दो चीज़ें सीखी है। ठीक है, इन बिटवीन, क्या नाम है आपका, नितेश, क्या नाम है, बबलू। आज हम लोगों ने ये दो चीज़ सीखा, इसके इन बिटवीन में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे। बस ये दो चीज़ सीखे। अब नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे वो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी। आपका इस तरह से एनसीईआरटी का 9th चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊँगा। आपको एनसीईआरटी का जो मेरा बुकलेट है वो आपको मिल जाएगा। आप लोग को उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे ही हम 3-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, वैसे ही हम लोग शुरुआत करेंगे यूनिट 2 कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। और जैसे हमारा कंसेप्ट लगभग 27 से 28 लेक्चर चलेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 मेंस स्पेसिफिक होगा। वो आपका वो क्या होगा, मेंस स्पेसिफिक। जो मेंस का आपका टॉपिक है ना, वो चीज़ रहेगा आपको। और 4th यूनिट में क्या होगा, इंटायरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और 5th यूनिट में क्या होगा, मेंस आंसर राइटिंग। मैं बीच में भी आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा,
वो आप लोगों को लिख लिख के क्या करना है, हमें दिखाना है। जो नहीं लिखेंगे उनका लॉस होगा। जितना लिखेंगे उतना फ़ायदा करेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे MCQ उतना फ़ायदा होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज मच यू कैन, तभी जाके यू विल क्लियर प्रीलिम्स। क्लियर है? और यू नीड टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, तभी आपका मेंस आंसर राइटिंग पॉसिबल होगा। तो किसी भी सब्जेक्ट्स को हम लोग 5 यूनिट में लेकर ख़त्म करेंगे। सो स्टार्ट योर जर्नी विथ रामाकृष्णा IAS अकेडमी। आई विल ऑलवेज कोऑपरेट यू। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप पर्सनल मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कहीं का टीचर का कोई इश्यू आएगा उसको भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मेरे तरफ से इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास।